हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम कवर करने वाले हैं डेट ऑफ पार्टनर। हमने लास्ट क्लासेस में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में क्या एडजस्टमेंट किए जाते हैं, कैसे कैसे रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है, वो सब कवर किया था। और आज हम कवर करने वाले हैं डेथ ऑफ पार्टनर। सो आइए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं बता दूं, हमारी सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है अभी अकाउंट्स की। फिर उसके बाद में हमने लास्ट में हमने कवर किया है इंटरनेशनल बिजनेस के जितने भी सब टॉपिक्स हैं उनको कवर किया है। अब हम अकाउंट्स के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, उसमें हमारा डेट ऑफ पार्टनर को आज हम कवर करने वाले हैं। ये आपके सभी वीडियोस आपके लिए सबके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, चाहे आप SBPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि डेट ऑफ पार्टनर में क्या क्या कंडीशंस होती है। ठीक है। On the death of partner, the accounting treatment regarding goodwill, revaluation of assets, and reassessment of liability, accumulated reserves, and undistributed profits are similar to the date of retirement of a partner. When the partner dies, the amount payable to him या her is paid to his या her लीगल रिप्रेजेंटेटिव। मतलब इसमें ये बोल रहा है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब जो भी उससे गुडविल का होगा, रिवैल्यूएशन असेट्स का होगा, या फिर लाइबिलिटी का है, या किसी रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का जो भी उसका ट्रीटमेंट होगा वो सेम उसकी तरह होगा जैसे कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का होता है। ठीक है। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का कैसे होता है ये आप लास्ट वीडियो में देखिए, ताकि आपको डेट ऑफ पार्टनर का भी इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है। और ये किसे जाएगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जाएगा। द रिप्रेजेंटेटिव आर एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग। कौन कौन हो सकता है? द अमाउंट, मतलब कि क्या क्या होगा उसमें, द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द डिक्रीज पार्टनर। क्या क्या होगा? ठीक है। एक तो अमाउंट स्टैंडिंग होगा जो कि कैपिटल अकाउंट का जो कि डिसीज पार्टनर होगा उसका। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड अप टू द डेट ऑफ डेथ। मतलब ये क्या पूछ रहा है, इसमें ये बता रहा है कि क्या क्या जाएगा उसके रिप्रेजेंटेटिव को। ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देखिए, कहीं से भी कुछ भी पुट हो जाता है कि कौन सा कई बार दिया होता है ऑप्शंस में, कौन सा नहीं है कौन सा है। ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। एक होगा शेयर ऑफ गुडविल का उसका फर्म का, शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व का, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी का, शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ सॉरी, शेयर ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है। द फॉलोइंग अमाउंट्स आर डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, जो कि होगा। ठीक है। ये वाले तो हमने पढ़ लिए। अब डेबिट होगा जो कि ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, शेयर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी, और शेयर ऑफ लॉस डेट हैड ऑक्योर्ड टिल द डेट ऑफ हिज या हर डेथ। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। व्हेन द रिलेशन बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म्स कम्स टू एंड, दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पूछ लिया जाता है क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी एक फर्म का समापन कैसे होता है? जब सब पार्टनर ऑफ द फर्म कम टू द एंड, सबके रिलेशन एक खत्म होने पे आ जाते हैं, तब एक फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। सेक्शन 39 of the Indian Partnership Act provide that the dissolution of the partnership between all the partners of a firm is called the dissolution of firm. It implies that complete breakdown, ठीक है, ध्यान रखिएगा, of the relation of partnership between all the partners. ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर डिफरेंट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन अलग टर्म है और डिसोल्यूशन फर्म अलग टर्म है। कैसे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मेनली इन्वॉल्व अ चेंज इन द रिलेशन ऑफ पार्टनर। ठीक है। अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोल रहा है तो उससे क्या होता है, हम मानते हैं कि चेंज हो रहे हैं रिलेशन के पार्टनर के। वेट द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स अमाउंट्स टू अ कंप्लीट क्लोज है। मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में तो हो सकता है कोई जा रहा है कोई आ रहा है, जैसे ये ए गया, ठीक है, बी आ रहा है, ठीक है, मतलब उनके रिलेशन में चेंज हो रहा है। बट डिसोल्यूशन फर्म है कि पूरी कंप्लीटली ही एक फर्म बंद हो रही है। ठीक है, उनका बिजनेस बंद हो रहा है। वेयर एनी ऑफ द पार्टनर डाइज, रिटायर और बिकम इंसॉल्वेंट
But if the remaining partner still agree to continue the business of the partnership firm, then it is dissolution of partnership, not the dissolution of firm. जैसे कि इसमें ये बोल रहा है कि अगर कोई पार्टनर मर जाता है, रिटायर हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया घोषित हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर रिमेनिंग पार्टनर चाहेंगे ना अग्री करने का कंटिन्यू बिजनेस को, तो इसको हम बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बी अफेक्टेड इन द फॉलोइंग वे में पार्टनरशिप, जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है फर्म की, वो अफेक्ट होती है डिसोल्यूशन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट और डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। ठीक है, डिसोल्यूशन बाय डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। सेक्शन 40 में बताया गया कि अ फर्म में बी डिसॉल्व एट एनी टाइम विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। एक फर्म कभी भी बंद हो सकती है, डिसॉल्व हो सकती है सभी पार्टनर्स के सहमति पर। फॉर इंस्टेंस, व्हेन अ फर्म डज नॉट एक्सपेक्ट गुड प्रोस्पेक्ट्स इन द फ्यूचर, अ फर्म कैन बी डिसॉल्व बाय म्यूचुअल कंसेंट्स ऑफ पार्टनर। मतलब क्या होता है, ये बता रहा है कि किन किन वे से पार्टनरशिप का हो सकता है। ठीक है, एक एग्रीमेंट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि पार्टनर ने सबने सहमति कर ली है कि पार्टनर फर्म को बंद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि फर्म का आगे फ्यूचर में कोई गुड प्रोस्पेक्ट ही नहीं दिख रहा, कोई प्रॉफिट ही नहीं दिख रहा है, तो वो म्यूचुअल कंसेंट से ऑल पार्टनर इस केस में डिसॉल्व करने का ले सकते हैं। और एक होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। सेक्शंस 41 में जो बताया गया है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, अ फर्म इज कंपल्सरी डिसॉल्व बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जब कानून में बोल दिया गया है तब, व्हेन ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट, or when all the partner become insolvent, or when business becomes illegal, or when the number of partner exceed 20 in case of ordinary business or 10 in case of banking। मतलब क्या हो रहा है, कंपलसरी और लॉ के थ्रू डिसोल्यूशन हो रहा है। कैसे कैसे हो सकता है कि जब क्या होता है, पार्टनर एक पार्टनर के सिवा सब इंसॉल्वेंट होगा या सब इंसॉल्वेंट होगा, तो उन कंडीशन में कुछ बचता ही नहीं है ऑप्शन, एक फर्म को बंद ही करना पड़ेगा, और या फिर फर्म इलीगल घोषित हो जाती है, या फिर कम हो जाते हैं 20 जो कि कंडीशंस होती है ना, वो सब अगर हट जाती है तो कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाता है। और एक होता है डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसी। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, अ फर्म इज डिसॉल्व इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्ररी इन द इवेंट ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस, द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ विच वो, मतलब कि फॉर्म, मतलब ये बोल रहा है कि अगर जैसे कोई बिजनेस होता है ना, किसी मोटिव के लिए या कुछ गोल था उसका, ठीक है, और वो उसने अचीव कर लिया, उस गोल को उसने अचीव कर लिया, इस कंडीशन में भी एक फर्म बंद हो जाएगी। या बोल ऐसा जरूरी नहीं हो, बट हाँ अगर उनको लगता है हमारा गोल कंप्लीट हो गया, तो इस कंडीशन में भी डिसोल्यूशन हो जाएगा। द कंप्लीशन ऑफ वेंचर ऑफ फॉर विच पार्टनरशिप वो कंस्टिट्यूट, जिसके लिए हुई थी, वही मैंने बताया, अगर पार्टनर की डेथ हो गई, और द एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ी हमने। अब हम पढ़ते हैं डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ अ पार्टनरशिप एट विल। मतलब वेयर अ पार्टनरशिप इज एट विल, द फर्म में बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन रिटर्न टू द ऑल पार्टनर ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि फर्म जब भी डिसॉल्व हो जाएगी कि पार्टनर एक नोटिस देता है रिटर्न में ऑल अदर पार्टनर्स को, इस इंटेंशन के साथ कि फर्म को डिसॉल्व किया जाए। ठीक है, और एक होता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। अगर कोर्ट ने कह दिया, क्या क्या कंडीशंस होती है, किन कंडीशंस में कोर्ट बोलता है कि एक फर्म का डिसोल्यूशन हो जाना चाहिए। व्हेन अ पार्टनर बिकम इनसेन और अनसाउंड ऑफ माइंड, मतलब कि पार्टनर्स क्या होंगे, कंपनी के मतलब अयोग्य घोषित हो जाते हैं, जैसे कि पागल हो जाते हैं, माइंडली मतलब वो ऐसे डिस्टर्ब हो जाता है उनका माइंड उस कंडीशन में। व्हेन अ पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी मेंटल और फिजिकली वो परफॉर्म करने के लिए परमानेंटली ही ऐसा हो जाता है कि वो नहीं कर पाएगा इस कंडीशन में भी। और व्हेन अ पार्टनर इज प्रूव गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट विच इज लाइकली टू अफेक्ट एडवर्सली द बिजनेस ऑफ द फर्म, मीन्स इसमें क्या होगा, उसने कुछ मिसकंडक्ट कर दिया और उसकी वजह से वो फर्म पर बहुत ही ज़्यादा गलत असर डालने वाला है उस कंडीशन में। व्हेन अ पार्टनर कंडक्ट हिमसेल्फ सच अ वे इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अदर पार्टनर टू कैरी विद
पार्टनरशिप विद, मतलब पार्टनर ने ऐसा कुछ कर दिया है कि मतलब और पार्टनर उसके साथ में पार्टनरशिप ही नहीं करना उनके लिए इम्पॉसिबल हो गया है, ठीक है, इस कंडीशन में। और व्हेन अ पार्टनर ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट और शेयर टू थर्ड पार्टी, अगर एक पार्टनर ने अपना इंटरेस्ट किसी शेयर या शेयर किसी थर्ड पार्टी को दे दिया है, व्हेन द बिजनेस कैन नॉट बी कैरिड आउट एक्सेप्ट एट अ लॉस, इट मस्ट बी रिमेंबर दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टनरशिप टू अर्न प्रॉफिट एंड इफ दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट फुलफिल्ड द फर्म कैन बी डिसॉल्व। क्या हो रहा है कि बिजनेस कैन नॉट बी कैरिड, मतलब लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, और हम ये चीज़ को ध्यान रखते हैं कि एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करने, अगर वो नहीं होगा तो ऑफ कोर्स एक फर्म डिसॉल्व भी होगी। व्हेन इट अपीयर टू बी जस्ट एंड इक्विटेबल, फॉर इंस्टेंस कंटिन्यूइंग quarreling, deadlock in the management, refusal to attend matters of business, absence of cooperation etc among the court has wide discretionary पावर्स। मीन्स क्या हो रहा है, पार्टनर्स इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, जो कुछ होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, उनके बीच में कोऑपरेशन ही नहीं है, इक्विटी भी नहीं है, उनके बाद में इक्विटेबल कुछ है ही नहीं, तो इस कंडीशन में भी एक पार्टनर का एक फर्म की डिसोल्यूशन हो जाती है। ध्यान रखिएगा, हमने ये सब पढ़ा है फर्म का डिसोल्यूशन, ठीक है। हमने पार्टनरशिप का पढ़ा था, वो दो तरह से हो सकता है, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट और डिसोल्यूशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। और ये हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से एक फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, अब लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स डन आफ्टर, अगर अब हमने डिसाइड ही हो चुका है कंपनी का कि डिसोल्यूशन ही हो रहा है, तो लाइबिलिटी क्या क्या होगी, ठीक है। व्हेन अ फर्म इज डिसॉल्व्ड अ पब्लिक नोटिस मस्ट बी गिवन ऑफ द डिसोल्यूशन, अगर एक फर्म डिसोल्यूशन हो रही है तो उसका एक पब्लिक नोटिस जारी करना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं किया जाता, इफ इट नॉट डन, द पार्टनर कंटिन्यू टू बी लायबल एज सच टू थर्ड पार्टी फॉर any act done by any of them after the dissolution, and in such a case the act of a partner done after dissolution is deemed to be an act done before the dissolution। मतलब अगर आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, इस कंडीशन में क्या होगा, आप किसी भी थर्ड पार्टी के साथ आपने कुछ भी आपका कॉन्टेक्ट किया है या कुछ भी आपने लेन देन किया है, अगर उसे कुछ का आइडिया नहीं होगा तो आप और आपकी फर्म और आपके सब पार्टनर उस चीज़ के लिए लायबल होंगे। अब सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, इसे भी देख लेते हैं। सेक्शन 48, ध्यान रखिएगा, कई बार सेक्शन भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनको माइंड में जरूर रखिएगा। एज सून एज फर्म इज डिसॉल्व्ड इट सीजेस टू ट्रांजैक्ट नॉर्मल बिजनेस, ठीक है, सेटलमेंट करना पड़ेगा अकाउंट्स का। लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शैल बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल एंड लास्टली इफ नेसेसरी बाय द पार्टनर इंडिविजुअल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। ये याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है कि लॉसेस को कैसे कैसे किस किस से एडजस्ट किया जाएगा। फर्स्ट उसे एडजस्ट किया जाएगा फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट से, फिर कैपिटल से, और अगर कुछ बचता है तो पार्टनर के इंडिविजुअल से उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। द असेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग एनी सम्स कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर टू मेक अप डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शेल बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर, ठीक है। इन पेइंग द डेब्ट्स ऑफ द फर्म टू द थर्ड पार्टी, ठीक है। असेट्स होंगी ना फर्म की, इंक्लूडिंग पार्टनर की जिसने कंट्रीब्यूट की है, किस किस में उनको किया जाएगा, सबसे पहले तो उसको पे किया जाएगा डेब्ट किसका, थर्ड पार्टी का। उसके बाद में इन पेइंग ईच पार्टनर रेटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम फ्रॉम द फॉर्म्स ऑफ एडवांसेस, ठीक है। उसके बाद में ईच पार्टनर रिटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, एंड लास्ट द सरप्लस इफ बी विल बी डिवाइडेड अमंग पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग। सबसे पहले तो थर्ड पार्टी को किया जाएगा असेट से, और जो भी कंट्रीब्यूट किया है पार्टनर ने उसे, फिर उसके बाद में इन पेइंग ईच पार्टनर रेटिवली व्हाट इज ड्यू टू हिम फ्रॉम द फर्म फॉर एडवांसेस, जो भी फर्म के एडवांसेस होंगे ड्यू होंगे उनको किया जाएगा, फिर उसके बाद में अकाउंट ऑफ कैपिटल में, एंड लास्टली अगर कुछ बचता है तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फर्म्स डेब्ट एंड पर्सनल डेब्ट्स, ठीक है, वे डेब्ट्स आर ओनिंग बोथ द फर्म्स एंड द पार्टनर इंडिविजुअली द रूल अंडर सेक्शन 49, ठीक है। ये कंडीशन बोल रहा है कि फर्म्स के डेब्ट और पर्सनल डेब्ट्स का क्या होगा, ठीक है। इसमें बोला गया है कि वेयर आर डेब्ट्स आर ओनिंग बोथ द फर्म एंड द पार्टनर इंडिविजुअली, इसका रूल है कैसे कैसे किया जाएगा, टू अप्लाई द फर्म्स असेट फर्स्ट इन पेइंग ऑफ द फर्म्स डेट, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, फर्म की असेट को फर्म्स के डेब्ट को ही पे करने के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अगर उसके बाद में सरप्लस बच रहा है उसको हम पार्टनर के शेयरिंग उनमें पर्सनल डेब्ट्स को पे करने के लिए किया जाएगा, ठीक है। टू अप्लाई द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ ईच पार्टनर फर्स्ट इन पेइंग ऑफ हिज पर्सनल डेब्ट्स एंड
दिस एंड इफ एनी इज अप्लाइड टू पे ऑफ द फर्म डेट। इसमें एक कंडीशन दी हुई है कि फर्म का डेप्ट अलग होता है और एक पार्टनर का डेप्ट अलग होता है। फर्म का डेप्ट होगा यानी कि फर्म का लोन होगा तो उसको सबसे पहले फर्म के सरप्लस मतलब जो भी मतलब फर्म का पे करना होगा उसे फर्स्टली पे किया जाएगा। उसके बाद में अगर कुछ बचता है तो पर्सनल डेप्ट में यूज़ किया जाएगा। बट अगर किसी का पर्सनल डेप्ट है उसे फर्स्टली उसके पर्सनल डेप्ट को पे करने के लिए यूज़ किया जाएगा और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो उसे फर्म के डेप्ट के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है। सो ये था डेट ऑफ पार्टनर में क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं, क्या क्या कुछ किया जाता है। सो मैंने इसे आपको अच्छे से क्लियर किया है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।